Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 15 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, temperature regulating center is present in which part of brain? हमारे ब्रेन के किस हिस्से में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर पाया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, थैलेमस, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हो सकता है आप लोग हाइपोथैलेमस और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कंफ्यूज हो रहे होंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मजबूत बनाएं। ये कन्फ्यूजन ही आपको कुछ नंबर से रोक सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे ब्रेन में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अदर सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे बॉडी का वह पार्ट है, ब्रेन का वह पार्ट है जिसमें लगभग सभी इम्पॉर्टेंट वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी यहीं होता है, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग आदि सेंटर्स भी यहीं पाए जाते हैं। सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेरिबेलम पार्ट हमारे बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थैलेमस को हम ब्रेन का रिले सेंटर के नाम से जानते हैं। हमारे बॉडी से आई सभी सूचनाएं पहले थैलेमस तक पहुंचती हैं और फिर कौन सी सूचना ब्रेन के किस हिस्से में भेजनी है ये इसे यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करता है, रिले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्स इन। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट किस कंडीशन में हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी ट्यूमर्स ऑफ थायराइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, हमारी नेक में पाए जाने वाली थायराइड ग्लैंड इन तीनों ही कंडीशंस में एनलार्ज हो सकती है, अपने नॉर्मल साइज से बढ़ सकती है। अगर किसी क्लाइंट को हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाएगा और ये गॉइटर कहलाता है। इसे कई बार हम सिंपल गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। अगर अब इससे ऑपोजिट कंडीशन, अगर किसी क्लाइंट में थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे यानी हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए, तो भी थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ सकता है। इसे हम टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर या ग्रेव डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और फाइनली थायराइड ग्लैंड में यदि कोई ट्यूमर हो जाए, कैंसरस सेल्स बन जाएं वहाँ पर, तो भी थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग फॉर इवेल्युएटिंग एंड रिकॉर्डिंग द कंडीशन ऑफ बेबी इन न्यूमेरिकल टर्म्स एट 1 minute आफ्टर बर्थ इफ़ नेसेसरी आफ्टर 5 minutes। आपको उस मेथड का नाम बताना है जो कि किसी न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के समय क्या एक्चुअल कंडीशन है उसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड को हम 1 मिनट और आवश्यकता पड़ने पर जन्म के 5 मिनट पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एल्ड्रिच स्कोरिंग,
ऑप्शन बी ब्रस्टीन स्कोरिंग, ऑप्शन सी अबगार स्कोरिंग, ऑप्शन डी सिल्वरमैन स्कोरिंग। The right answer is option C, अबगार स्कोरिंग। वर्जीनिया अबगार द्वारा अबगार स्कोर सिस्टम दिया गया था। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, इसे असेस कर सकते हैं। अबगार स्कोरिंग जन्म के 1 मिनट बाद परफॉर्म की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे जन्म के 5 मिनट बाद भी परफॉर्म किया जा सकता है। अबगार स्कोर सिस्टम में टोटल 5 चीज़ें नोट की जाती हैं, इवेल्युएट की जाती हैं, जिसमें ए फॉर अपीयरेंस यानी बच्चे का जन्म के समय स्किन का कलर कैसा है इसे देखा जाता है। सेकंड होता है पी फॉर पल्स यानी कि बच्चे में हार्ट रेट कितनी है। और फिर जी का मतलब आता है ग्रीमेंस यानी बच्चे में रिफ्लेक्सेस जन्म के समय मौजूद हैं या नहीं। इसके बाद ए आता है, ए का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चे में मसल टोन मौजूद है या नहीं। और फाइनली आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा है इस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे, APGAR। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेंस यानी कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, और ए फॉर एक्टिविटी यानी मसल टोन, और आर फॉर रेस्पिरेशन। ये 5 कंपोनेंट्स इसमें इवेल्युएट किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे में अबगार स्कोर 7 से 10 के बीच में आता है तो इसका मतलब है बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इसे किसी भी प्रकार की एडिशनल मेडिकल सर्विस की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे में अबगार स्कोर 4 से 6 के बीच आता है तो इस बच्चे को कुछ एडिशनल मेडिकल एड देना होता है, लेकिन बच्चा कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में जो अबगार स्कोर है 0 से 3 के बीच हो तो ये बच्चा बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। इतना अबगार स्कोर आने के तुरंत बाद हमें इस बच्चे में रिसस्टिटेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। इसे एडिशनल जो भी अवेलेबल मेडिकल एड्स हैं सभी देने चाहिए ताकि इस बच्चे को हम बचा सकें। तो याद रखिएगा, अबगार स्कोर मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज इन द रेंज ऑफ। नॉर्मल यूरिन पीएच आपको बताना है 3 to 5, 5.5 to 7, 7.35 to 7.45, 7.45 to 8.5। The right answer is option A। किसी भी पर्सन में नॉर्मल यूरिन की पीएच अगर आपसे पूछी जाए तो ये होती है 4.6 से 8 के बीच। 4.6 to 8 इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। इसके अलावा ऑप्शन सी में 7.35 से 7.45 दिया गया है, ये ब्लड की नॉर्मल पीएच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज। किसी क्लाइंट में ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? स्टोमेटाइटिस, यूवोलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, म्यूकोसाइटिस। The right answer is option A, it is called stomatitis। अगर किसी क्लाइंट के माउथ में ओरल म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन स्टोमेटाइटिस कहलाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है
तो याद रखिएगा, इट इज़ कॉल्ड स्टमक इन्फ्लेमेशन। स्टमक में, पेट में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस कहलाती है। स्टमक इन्फ्लेमेशन इज गैस्ट्राइटिस एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन स्टोमेटाइटिस कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। ऑप्शन बी के अंदर टर्म दी गई है यूवेलाइटिस। यूवेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वुल्वा पार्ट। UVULA वुल्वा पार्ट में इन्फ्लेमेशन यूवेलाइटिस के नाम से जानी जाती है। वुल्वा की लोकेशन कहाँ है? इट इज़ अ स्मॉल टंग शेप्ड टिश्यू दैट हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बैक पार्ट ऑफ माउथ। हमारे मुंह में सबसे पीछे की तरफ लटकने वाला जीभ के आकार का टिश्यू का टुकड़ा वुल्वा कहलाता है, और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन यूवेलाइटिस कहलाती है। वुल्वा में इन्फ्लेमेशन का कारण इन्फेक्शन, एलर्जी, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। कारण के बिहाफ पर इसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीहिस्टामिन्स या फिर कुछ केसेस में सर्जरी तक परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल एरिया में इन्फ्लेमेशन टॉन्सिलाइटिस कहलाती है, और जनरली इसका भी रीज़न इन्फेक्शन ही होता है। टॉन्सिल्स में आई इन्फ्लेमेशन के बाद इन्हें सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर टॉन्सिलेक्टोमी कहलाता है। लास्ट टर्म है म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इंटेस्टाइन में सोर डेवलप हो जाते हैं, घाव डेवलप हो जाते हैं, और फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जनरली म्यूकोसाइटिस कंडीशन कैंसर पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही पेशेंट्स में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये जो म्यूकोसाइटिस कंडीशन है ये अपने आप ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज रिसीविंग कीमोथेरेपी with several anti-neoplastic agents. The side effect of chemotherapy is, किसी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी में कई सारी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स दिए जा रहे हैं, कई कीमोथेरेपी मेडिसिन दी जा रही हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस में से कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, स्लो स्लर्ड स्पीच। ऑप्शन बी, इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स ऑन CBC। ऑप्शन सी, जिंजिवाइटिस एंड एलोपेशिया। ऑप्शन डी, साइनस डिसरिथमियाज एंड ब्रेडिकार्डियाज। The right answer is option C. कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में जिंजिवाइटिस और एलोप्लेशिया डेवलप हो सकता है। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, यानी मसूड़ों में सूजन आना, और एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। एलोपेशिया कंडीशन कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद लगभग ठीक हो जाती है। फेनेंटोइन मेडिसिन जो कि एंटी सीजर मेडिसिन है, उसके इस्तेमाल के बाद भी जिंजिवाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन द हेल्मिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट अटेम्प्ट्स टू। अगर किसी क्लाइंट के एयरवे में कोई चीज़ फंस जाए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो इस एयरवे को ओपन करने के लिए हम हेल्मिच मैन्यूवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्टली हम क्या करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंक्रीज सिस्टमिक सर्कुलेशन, हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं।
ऑप्शन बी, पुट द प्रेशर ऑन द एपेक्स ऑफ हार्ट, हार्ट के एपेक्स के ऊपर दबाव डालते हैं। ऑप्शन सी, फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग्स एंड द स्टमक, हम स्टमक और लंग्स से एयर को फोर्सफुली बाहर निकलवाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, इंड्यूस एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक बाय वॉमिटिंग, हम पेशेंट के स्टमक को वॉमिटिंग करवा कर खाली करवाते हैं। एग्जैक्टली हेलमिंच मैन्यूवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट में हम क्या करते हैं? इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बिहाफ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फोर्स एयर आउट ऑफ लंग्स एंड द स्टमक। लेट्स सी द रैशनल। A first aid procedure for dislodging an obstruction from a person windpipe in which a sudden strong pressure is applied on their abdomen, force air out of lungs and the stomach. मान लीजिए कोई पर्सन किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और खाना खाते समय अचानक खाने का कोई हार्ड पीस उसके एयरवे में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और पेशेंट अब सांस नहीं ले पा रहा। जैसे ही आप इस पेशेंट को देखते हैं, तुरंत उसके पास जाकर उसके पीछे खड़े होंगे और फिस्ट बनाएंगे। अब इस फिस्ट को पेशेंट के जिफॉइड प्रोसेस के नीचे की तरफ रखकर उसे पीछे से पकड़कर दोनों हाथों से ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। जब पेशेंट के पीछे खड़े होकर उसके एब्डोमेन पर इस प्रकार से आप जब फोर्स लगाते हैं तो एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण स्टमक और लंग्स में मौजूद एयर फोर्सफुली बाहर आने की कोशिश करती है और ऐसा होने पर जो ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में फंसा हुआ है वो तुरंत बाहर निकल जाता है। पेशेंट को पीछे से पकड़कर एब्डोमेन पर लगाया गया ये फोर्स ही हेलमिंच मैन्यूवर या एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कोई इन्फेंट है, इन्फेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई चीज़ फंस गई, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, इन्फेंट के केस में इन्फेंट को आप प्रोन पोजीशन पर अपने हाथ पर लिटाते हैं और उसका जो हेड पार्ट है वो हल्का सा नीचे होना चाहिए और उसका शोल्डर अपनी फिंगर्स में अच्छे से आपको होल्ड करना है ताकि बच्चा आपके हाथ से नीचे ना गिरे, और उसे हल्का सा आगे झुकाकर उसके शोल्डर्स के बीच में आपको टैप करना है, जोर से हिट करना है। ऐसा करने से इन्फेंट के गले में कोई भी जो रुकावट थी, कोई फॉरेन सब्सटेंस फंसा हुआ था, वो बाहर आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इस लेडी में अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया तो इससे बच्चे पर इफ़ेक्ट आ सकता है, बच्चे पर चोट लग सकती है। इस सिचुएशन में हम प्रेग्नेंट क्लाइंट के चेस्ट एरिया के अंदर पीछे से जाकर उसे फोर्स लगाते हैं ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। नी जॉइंट किस प्रकार के जॉइंट का एग्जाम्पल है? ग्लाइडिंग, पाइवॉट, हिंज या बॉल एंड सॉकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारे बॉडी के वह जॉइंट्स होते हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो, जैसे कि आपकी घुटने का जॉइंट, आपका कोहनी का जॉइंट यानी एल्बो का जॉइंट, इन्हें आप एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्स और एक्सटेंड कर सकते हैं। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल है, ये हिंज जॉइंट कहलाते हैं। ऑप्शन ए में बताया गया ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट वह जॉइंट होता है जिसमें दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। जनरली ये ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी रिस्ट में पाया जाता है, कलाई में पाया जाता है। आपकी कलाई में मौजूद कार्पल्स बोन्स जो कि संख्या में 8 होती हैं, इस जॉइंट से, ग्लाइडिंग जॉइंट से आपस में जुड़ी होती हैं
और इसी जॉइंट की प्रेजेंस के कारण आप अपनी कलाई को 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, रोटेटरी मोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवोइड जॉइंट की। पाइवोइड जॉइंट आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच पाया जाने वाला जॉइंट है। हमारे जो गर्दन है, हमारी जो नेक वाला एरिया है, इसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी एटलस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे यानी एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाने वाला जॉइंट पाइवोइड जॉइंट है। और इस जॉइंट की प्रेजेंस के कारण आप अपनी गर्दन को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव कर पाते हैं। लास्ट ऑप्शन डी के अंदर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप स्पेरॉइडल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, SPHEROIDAL, स्पेरॉइडल जॉइंट। स्पेरॉइडल जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कई डायरेक्शन में आप बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में शोल्डर और हिप एरिया में पाया जाता है। हिप एरिया का जॉइंट और शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट के एग्जाम्पल्स हैं। इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर एक बोन का बोनी राउंडेड पार्ट दूसरी बोन के डिप्रेशन वाले पार्ट यानी सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जाकर फिट हो जाता है और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। दिस इज़ द बॉल पार्ट एंड दिस इज़ द सॉकेट पार्ट। जैसे हिप जॉइंट की बात की जाए तो हमारी जो फीमोरल बोन है, फीमोरल बोन जो कि थाई में पाई जाती है, इस फीमोरल बोन का हेड पार्ट एसिटाब्यूलम जो कि पेल्विस का एक पार्ट है, इसके अंदर जाकर सेट होता है। हमारा जो पेल्विस है, इस पेल्विस में एसिटाब्यूलम पार्ट को सॉकेट कहेंगे आप, और जो फीमर बोन है, इस फीमर बोन का राउंडेड पोर्शन इसमें जाकर फिक्स होता है। इस प्रकार से हिप जॉइंट कंप्लीट होता है। शोल्डर एरिया में इस जॉइंट की बात की जाए तो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी की जो ह्यूमरस बोन है, इस ह्यूमरस बोन का राउंडेड पार्ट स्कैपुला के सॉकेट पार्ट में फिक्स होता है। स्कैपुला बोन में डिप्रेशन पाया जाता है, ये सॉकेट फॉर्म करता है और इस सॉकेट में ह्यूमरस बोन का राउंड लॉन्ग पार्ट फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से ये शोल्डर वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म या सभी से? The right answer is option A, endoderm. Digestive system is derived from endoderm. Next question, what medication administration route has slowest onset of action? किस रूट से मेडिसिन देने पर मेडिसिन का इफेक्ट काफ़ी देर से आता है? इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्रामस्कुलर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओरल रूट। जब भी हम किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन ओरल रूट से देते हैं तो ये मेडिसिन ओरल से स्टमक में पहुंचती हैं, वहाँ पर ये डिज़ोल्व होती है, फिर जाकर ब्लड स्ट्रीम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये अपना काम शुरू करती है। इस प्रोसेस में दूसरे रूट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा रूट ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन को फास्टेस्ट रखता है, यानी दवा का असर तुरंत ही शुरू हो जाता है, तो आप बताएंगे इंट्रावीनस रूट। जैसे ही हम इंट्रावीनस रूट से मेडिसिन को पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में पहुंचकर एब्जॉर्ब होती है और अपना इफ़ेक्ट शुरू कर देती है, तो हम कह सकते हैं फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन वाला रूट है इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For exchange of gases, the fetus is dependent on. जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे गैस एक्सचेंज के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? ऑप्शन ए हिपैटिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सर्कुलेशन. The right answer is option D, placental circulation. गैस्टेशनल पीरियड में बच्चे के लंग्स फंक्शनिंग स्टेट में नहीं होते तो बच्चे में ऑक्सीजन की डिमांड को प्लेसेंटा पूरी करता है. बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और बच्चे को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, सभी चीज़ें इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती हैं. Next question. Which of the following is not a hormone used as a chemotherapeutic agent? इन चारों ऑप्शंस में से किस एजेंट को आप कीमोथेराप्यूटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते? टेमोक्सिफेन, एस्ट्राडियोल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एवरेलिक्स. The right answer is option B, estradiol. Let's see the rationale. Estradiol, also spelled estriol, it is an estrogen steroid hormone and a major female sex hormone. It is not used as a chemotherapeutic agent. वुमेन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पर ऑप्शन बी में बताया गया एस्ट्राडियोल जो है एक एस्ट्रोजन का ही फॉर्म है. इट इज़ नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसके अलावा याद रखिएगा टेमोक्सिफेन नॉन स्टीरॉयडल एंटी एस्ट्रोजन एजेंट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द मेन कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में यूरिन की रुकावट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? यूटीआई, स्पिंक्टर डैमेज, एनलार्ज प्रोस्टेट, ऑल ऑफ द अबव. The right answer is option C, enlarged prostate. मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो पाइप निकलता है, जो डक्ट निकलती है, उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं. इस यूरिथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट नामक ग्लैंड पाई जाती है. जब पर्सन ओल्ड एज में जाता है तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में लगातार तेजी से इनकोऑर्डिनेटेड सेल डिवीजन्स होने लगते हैं और इसकी वजह से इस ग्लैंड का साइज़ नॉर्मल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है. इस ग्लैंड का साइज़ बढ़ने के कारण ये ग्लैंड अपने बीच से निकलने वाले यूरिथ्रा पर दबाव डालती है और इस दबाव के कारण यूरिथ्रल ओपनिंग धीमे धीमे छोटी होती जाती है और जिससे यूरिन का फ्लो कम होने लगता है, रिटेंशन होने लगता है, रुकावट होने लगती है. एक समय ऐसा आता है कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि यूरिथ्रा कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और फिर पेशेंट यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास कर ही नहीं पाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच साइन और सिम्टम would a patient in the early stages of peritonitis exhibit? आपको बताना है पेरिटोनाइटिस पेशेंट इस डिजीज़ की अर्ली स्टेज में कौन से साइन एंड सिम्टम शो करता है? ऑप्शन ए एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, ऑप्शन डी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन.
The right answer is option B, abdominal pain and rigidity. पेरिटोनाइटिस क्या है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के सभी ऑर्गन्स को पेरिटोनियल लेयर कवर करके रखती है। इस पेरिटोनियल लेयर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन पेरिटोनाइटिस कहलाती है। पेरिटोनाइटिस डिजीज होने के बाद पेशेंट में एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल एरिया में रिजिडिटी देखने को मिलती है, यानी पेशेंट का एब्डोमेन पाल्पेट करने पर बहुत ही ज़्यादा सख्त महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी इंक्लूड। RH इनकम्पैटिबिलिटी के अगेंस्ट प्रोफाइलैक्सिस हेतु किसे इस्तेमाल किया जाता है? एंटीडी गिवन टू मदर, एंटीडी गिवन टू न्यूबॉर्न, एंटीडी गिवन टू फादर, एंटीडी गिवन टू फर्स्ट चाइल्ड। The right answer is option A, anti-D given to mother. RH incompatibility क्या है? अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में जो कि खुद RH नेगेटिव है, उसमें जो फीटस RH पॉजिटिव यदि हो तो मदर की बॉडी में इस पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सेकंड टाइम वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उसकी वुम्ब में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव अगर है तो मदर के बॉडी में बनी ये एंटीबॉडीज़ इस बेबी को फॉरेन सब्सटेंस मानकर इस पर अटैक कर देती हैं, इसे डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। यही फिनोमिना RH इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए एंटी-D इंजेक्शन मदर को डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर अंदर लगाना ज़रूरी होता है। एंटी-D को आप रोगम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम्स। A 60 years old male patient had myocardial infarction 1 month ago. He is recently undergoing cardiac rehabilitation session at the gym. This is considered as prevention. एक 60 साल का कोई पर्सन है जिसे 1 महीने पहले मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ था, हार्ट अटैक आया था। अब ये पर्सन जिम में कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। ये किस लेवल का प्रिवेंशन है ये आपको बताना है। CHO एग्ज़ाम्स में कम्युनिटी से लेवल ऑफ प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके ऑप्शंस हैं प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। The right answer is option D. It is tertiary level of prevention. जब किसी पेशेंट में डिजीज़ हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और अब वो पर्सन डिजीज़ से पहले जिस फंक्शनल स्टेट में था उसे अचीव करने के लिए जो प्रयास कर रहा होता है उसे हम रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। रिहैबिलिटेशन जो है टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोथेरास टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। रोथेरा टेस्ट किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कीटोन्स, यूरिनरी ग्लूकोज, यूरिनरी कीटोन्स। The right answer is option D, यूरिनरी कीटोन्स। किसी क्लाइंट के यूरिन में कीटोन या फिर यूं कहें कि एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो उसमें हम रोथेरास टेस्ट करते हैं।
कीटोन कह दीजिए या एसीटोन कह दीजिए, दोनों का ही असेसमेंट रोथेरास टेस्ट द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 week after being hospitalized for an acute myocardial infarction, a patient reports loss of appetite and feeling nauseated. Which of the following prescribed medication next dose should be withheld? एक सप्ताह पहले किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। अब ये पेशेंट आपको एक सप्ताह बाद भूख ना लगना और नोज़िया फील होने जैसी कंप्लेन कर रहा है। तो इन दोनों फाइंडिंग्स के बिहाफ पर नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन अब आप पेशेंट को नहीं देंगे? डिगॉक्सिन, फ्रूसेमाइड, प्रोप्रेनोलॉल या स्पाइरोनोलैक्टोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिगॉक्सिन। अगर पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है और नोज़िया फीलिंग हो रही है तो ये पॉसिबली डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बताते हैं। डिगॉक्सिन ड्रग का थेराप्यूटिक रेंज 0.5 से 2 Ng/ml के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका लेवल टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है और इसके इनिशियल सिम्टम्स के रूप में भूख ना लगना और जी मचलाना जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर ब्लड इज सप्लाइड बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स? हार्ट से निकलकर किस सीक्वेंस में ब्लड वेसल्स से होता हुआ ब्लड सप्लाई होता है, उस सीक्वेंस को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स। ऑप्शन बी, हार्ट, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, venules, veins. Option C, heart, capillaries, arterioles, arteries, veins, venules. Option D, heart, arteries, arterioles, capillaries, veins, venules. बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is option B. It is heart, arteries, arterioles, capillaries, venules and veins. This is the right sequence of blood flow in the body. Take screenshot for your revision. Next important question. The nurse should assess the client with severe diarrhea for which acid base imbalance. अगर किसी क्लाइंट को डायरिया है, सीवियर डायरिया है, तो इस सिचुएशन में उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। The right answer is option 3, metabolic acidosis. Let's see the rationale. A client with severe diarrhea loses large amount of bicarbonates resulting in metabolic acidosis. अगर किसी क्लाइंट को लगातार डायरिया है तो डायरिया में उसकी इंटेस्टाइन में मौजूद बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाएगा बॉडी से और बाइकार्बोनेट की कमी के कारण बॉडी में एसिड H+ आयन या एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉमिटिंग होने पर कौन सा मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा तो आप बताएंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बिकॉज जब पर्सन वॉमिटिंग करता है तो उसके स्टमक से
HCl या H प्लस आयन एसिड का एक्सक्रीशन होता है और बॉडी में हो रही वॉमिटिंग के कारण, एसिड लॉस के कारण बाइकार्बोनेट का लेवल बेस लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो याद रखिएगा, डायरिया होने पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और वॉमिटिंग होने पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरीज दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन आर्टरीज सप्लाई एंड एरिया इज नोन एज। जिस जगह पर आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं उस एरिया और आर्टरी के बीच में जो लिंक होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? कोलेट्रल आर्टरीज, एनास्टोमोसिस, स्पेशल आर्टरीज, कनेक्टिंग आर्टरीज। The right answer is option B, anastomosis. This is called anastomosis. Next question. Invertogram is one of the diagnostic test in. Invertogram किस डिजीज़ में एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में, इंटुसप्शन में, एनोरेक्टल एनोमलीज में, डाइवर्टिक्यूलम में। The right answer is option C, एनोरेक्टल माल एबनॉर्मलिटीज़ या एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस में इन्वर्टोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टोग्राम क्या है? एन इन्वर्टोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ एब्डोमिनल एक्सरे which is used to find extent of anal or rectal atresia in babies. न्यूबॉर्न बेबी में एनाल एरिया, रेक्टल एरिया में किसी प्रकार का क्लोजनेस तो नहीं, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एब्डोमिनल एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही हम इन्वर्टोग्राम के नाम से जानते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के जीआई ट्रैक्ट में एनाल एरिया में ओपनिंग मौजूद है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वर्टोग्राम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, केमिकल कोआगुलेंट यूज टू ट्रीट रॉ रिवर वाटर इज। रॉ रिवर वाटर को ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल कोआगुलेंट इस्तेमाल किया जाता है? एलम, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एल्म। एल्म को आप फिटकरी के नाम से भी जानते हैं और यही रॉ रिवर वाटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का फ़ायदा कौन सा नहीं है? प्रमोशन ऑफ जीआई फंक्शन, फोस्टरिंग इम्यून डिफेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक एडवांटेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इससे बच्चे में न्यूट्रिशन बैलेंस्ड रहता है, ना कि इम्बैलेंस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ऐसा करके बच्चे का जीआई फंक्शन बेहतर होता है। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए मौजूद होता है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होती है। ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन हेतु या ब्रेस्ट फीडिंग करवाने हेतु मदर को अलग से पैसे खर्च नहीं करने होते, ये इसका इकोनॉमिक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉग रोलिंग ऑफ अ पेशेंट इज डन इन केस ऑफ। लॉग रोलिंग किस सिचुएशन में किया जाता है? रिब फ्रैक्चर होने पर, क्लेविकल फ्रैक्चर होने पर, स्पाइन फ्रैक्चर होने पर, फीमर फ्रैक्चर होने पर।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पाइन फ्रैक्चर। अगर किसी पर्सन के रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए, तो इस पेशेंट को करवट दिलाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाने के लिए 4 से 5 लोगों की आवश्यकता होती है। ये 4 से 5 लोग मिलकर पेशेंट की बॉडी को एक निश्चित पोजीशन में रखते हैं और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज करते हैं। जिस क्लाइंट में स्पाइनल एरिया में इंजरी हुई है उसे पोजीशन चेंज करते समय बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, आगे या पीछे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, इससे फ्रैक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लॉग रोलिंग का इमेज टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अस्कल्टेशन of breathless patient you hear crackling sound at the lung bases, the most likely diagnosis is। आप किसी ब्रीथलेस पेशेंट जिसे प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आ रही है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, अस्कल्टेशन कर रहे हैं। अस्कल्टेशन के दौरान आपको लंग्स से क्रैकलिंग साउंड सुनाई देते हैं, तो इसके बिहाफ पर आप कौन सी कंडीशन होना डायग्नोज करेंगे? ऑप्शन ए न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन डी एम्फाइसीमा। Important question for upcoming NORCET exam. The right answer is option B. It is called pulmonary edema. पल्मोनरी एडिमा को आप वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पल्मोनरी एडिमा वह कंडीशन है जिसमें पेशेंट के फेफड़े पानी से भर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। सिंपली कहें तो पेशेंट के लंग्स में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण एल्वियोलाइज में एयर एक्सचेंज के लिए स्पेस नहीं बचता और पेशेंट सांस नहीं ले पाता, और जितनी भी गैस पेशेंट के लंग्स में इन आउट होती है इसके एक्सचेंज के दौरान क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। क्रैकलिंग साउंड का सिंपल मीनिंग है पानी के बुलबुले के फूटने जैसी आवाज़, और इस चीज़ को, इस साउंड को देखकर आप ये मानेंगे कि पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा हुआ है, यानी इसके लंग्स के अंदर एबनॉर्मली फ्लूइड कलेक्ट हो चुका है। लंग्स में फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन कई रीज़न से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हार्ट में प्रॉब्लम होने के बाद पल्मोनरी एडिमा देखी जाती है। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.